नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में, क्योंकि करंट में भी चर्चा में रहा है और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और इसका कार्य क्या होता है। करंट से लेकर स्टैटिक तक बात कर लेते हैं और पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछेंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए बात करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की जब बात आती है तो इसकी प्रणाली ही पूछी जाती है। तो इसकी प्रणाली जो ली गई भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। अब यहाँ पे एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है उसकी प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का है उससे ली गई है। आइए इसकी स्थापना के बारे में बात करें। अगर इसकी स्थापना की बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसी दिन इसकी स्थापना होती है। अब स्थापना हो चुकी थी तो और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो उद्घाटन की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन, ठीक 2 दिन के बाद इसका उद्घाटन होता है। एमपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा भी गया था। आगे बात करते हैं। अब जानते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है उसका भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है, क्योंकि उल्लेख बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए करंट में भी प्रश्न बनेगा और करंट से स्टैटिक में भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए अगर बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है भाग 5 में उल्लेख मिलता है। अध्याय जो भाग 5 के अंतर्गत जो अध्याय 4 आता है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है वो 124 से 147 अनुच्छेद संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो उल्लेख मिलता है भाग 5 और अनुच्छेद जो है 124 से 147 संबंधित है। अब यहाँ पे बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। आइए तो बात और भी बात कर लेते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है उसकी शक्तियाँ किस पर निहित होती हैं, मतलब जो शक्तियों का संचालन जो करता है वो कौन करता है, संसद करती है। अब जब भी देखिए जो उच्चतम न्यायालय है जब संसद विधेयक पास करती है उसमें अनुमोदन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रक्रियाएँ जो है संसद को भी अधिकार होता है, उसके बातें होती हैं। आगे बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय के उल्लेख कहाँ पे मिलता है, 100% ये प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के गठन की, तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये जो है अनुच्छेद 124 में कहा गया है, इसका प्रावधान किया गया है। और IAS 2014 में, BPSC 2000 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का गठन की बात किस में की गई, तो अनुच्छेद 124 में की गई है। आगे बात करते हैं। अब जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन होगा, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये जो है अभी 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। 51 नंबर के पहले कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। तो 51 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने, तो संजीव खन्ना जी बने हैं। याद रखिए संजीव खन्ना बने कौन से, तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिए इन्होंने 11 नवंबर को शपथ ली है, 11 नवंबर को शपथ ली है, तो याद रखिएगा। और शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनको सबको जो शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ही दिलाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे आती है प्रेसिडेंट की बात, तो यहाँ पे जो है वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। अब जब प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट जो है शपथ दिला देता है। अब उसका कार्य जो होगा वो कार्य करेगा। जो न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश होंगे, तो उनका वेतन कौन निर्धारित करता है, तो वेतन जो है वो जो पार्लियामेंट होती है वो वेतन निर्धारित करती है न्यायाधीशों का। अब वर्तमान में अगर वेतन की बात करें कम घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,80,000 रुपये वेतन होता है। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो 33 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब कुल मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं। जो 33 न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2,50,000 रुपये वेतन होता है। वर्तमान में बात करते हैं, कभी कभी घटता बढ़ता रहता है इसका, तो आप फिक्स मत मानिएगा इसको। आगे बात करते हैं इसमें और भी चीज़ें जो हैं मिलते हैं, भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो और ज़्यादा वेतन बन जाता है। ये वेतन कौन निर्धारित करता है, पेंशन कौन देता है, तो पेंशन की बात करें तो भारत की जो संसद निधि है उसके द्वारा जो है इसकी पेंशन दी जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसके द्वारा। अगर बात करते हैं कि ये पहले क्या नियम था, अभी तो 33 और 1 प्लस करके जो 34 हो जाते हैं न्यायाधीश सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में। लेकिन अगर बात करते हैं ये पहले क्या था, पहले 30 ही न्यायाधीश थे, लेकिन फिर संशोधन होता है। पहले क्या थे, तो 30 एक मुख्य न्यायाधीश होता था एक और 30 न्यायाधीश होते थे। लेकिन ये संशोधन 2019 में होता है। तो 2019 में जो संशोधन होता है इसमें क्या कर दिया गया, जो अधिनियम है 2019 का, इसमें कहा गया
कि अब क्या होंगे, तो 33 जो होंगे न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 33 कर दी गई, और एक मुख्य न्यायाधीश मतलब 34 संख्या हो गई। और वर्तमान में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में पूरी संख्या है न्यायाधीशों की, याद रखिएगा। अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, अगर आपने नियुक्तियों वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ईपीपी से 2015 में प्रश्न पूछा गया था, जो 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई थी 2019 में, 2019 का अधिनियम था। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे जब 33 न्यायाधीशों की संख्या हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश, तो ये जो होंगे 34 हो गए, कुल मिला के 34 हो गए। ये प्रश्न भी पूछा गया था, कथन में ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पदावधि की। तो यहाँ पे आयु तो निर्धारित नहीं है, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु तो निर्धारित नहीं होती है, लेकिन जो है कब तक पद पर रहेंगे तो ये जो है निर्धारित होता है। 65 वर्ष तक पद पर रहेंगे, जो भी नियुक्त हुआ है वो 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएगा। ये पूछा गया था यूपीपी से 1990 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं नियुक्तियों की। तो नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति की जो है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो करता है, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है भारत का प्रेसिडेंट ही करता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं योग्यता की। अब जो बनेगा योग्यता जो मतलब मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी, न्यायाधीश बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पे बात की गई कि भारत का, पहली बात तो भारत का नागरिक हो, फिर क्या हो, अगर कोई मतलब न्यायाधीश बनता है सर्वोच्च न्यायालय में तो उसने क्या किया हो, तो उच्चतम न्यायालय में 2 या उससे अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष उन्होंने जो है न्यायाधीश का कार्य किया हो, या न्यायाधीश का कार्य ना किया हो तो 10 वर्ष लगभग क्या किया हो, तो अधिवक्ता रहा हो न्यायालय में, तो याद रखिएगा। या 10 वर्ष जो है न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो, तो ये भी पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये जो है, या ये सब चीज़ें ना हो, अगर राष्ट्रपति सोचे, मतलब राष्ट्रपति का कार्य होता है नियुक्ति करना, तो राष्ट्रपति की नज़र में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कानून की अच्छी जानकारी है, मतलब कानून में डिग्री कर रखी है और डॉक्टर डिग्री कर रखी है, वो उसको उच्च कोटि का अगर मानता है कानून में, तो राष्ट्रपति उसकी भी नियुक्ति कर सकता है। ये चीज़ें ना होने के बाद भी अगर वो मतलब उच्च कोटि का अगर कानून जानता है तो उसको भी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन ये अधिकार केवल जो है वो प्रेसिडेंट को ही, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कोई भी न्यायाधीश हुआ तो वो जो है त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, याद रखिए, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, याद रखिए। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, और पॉइंट की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो राज्य हैं और न्यायालय का कार्य क्या होता है, जो राज्य के विवाद होते हैं और जो सीमाएं के विवाद होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके बीच विवाद के बारे में वैधानिक अधिकारों की जो है इसकी व्यवस्था करता है। कानून का अधिकार जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय को जो है कानून पता है और कानून के बारे में ही बताता है, मतलब कि उसमें विवाद निपटाता है और कौन सी धाराएं लगेंगी, ये सब जो है उसके द्वारा निर्धारित होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 141 में ये निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून अगर है तो भारत के जितने भी अदालतें हैं, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो सभी को मान्य होंगे। जैसे कि अभी हाल ही में बात करें तो जो बीएड बीटीसी का जो बवाल हुआ था, उसमें जो है जो सर्वोच्च न्यायालय उसने कहा था कि बेसिक में बीएड वाले नहीं रहेंगे, तो ये जो है पूरे भारत में मान्य होगा। जैसे कि भर्तियां भी चल रही थी बिहार में, तो बिहार वालों ने भी बेसिक में बीएड वालों को हटा दिया। तो ये जो है, जब सर्वोच्च न्यायालय का जब कोई कानून लागू होता है, कानून वो फैसला सुनाता है, तो पूरे भारत में उसको मान्य होगा और पूरा भारत, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो लोक न्यायालय हैं, वो सभी मान्य होंगे, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये दिया है, तो अनुच्छेद 144 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 144 में ये कहा गया है कि जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी, सिविल कोर्ट, न्यायिक और जो जुडिशियल होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। मतलब जो न्याय जुडिशियल बनते हैं, सिविल बनते हैं, वो क्या करेंगे कि जो फैसले होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते हैं, उस पर भी मतलब उसका तो वो मान्य होगा ही पूरे भारत में। उसके बाद जो है, जो आदेश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो ये भी मानेंगे,
याद रखिएगा, ये भी अनुच्छेद 144 में कहा गया है। अब अपील बात करते हैं, तो ये जो उच्चतम न्यायालय देश की सबसे बड़ी अपील अदालत है। आपको जैसे कोई नागरिक है, उसको अगर न्याय नहीं मिलता है, तब जब न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, तो ये अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। आगे बात करते हैं, अगर ऐसा कोई ये नागरिक गया है और नागरिक को जो है उसको मतलब न्याय नहीं मिला, उसको लगता है कि मेरे जो है न्याय नहीं मिला हमें सही से, तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और अगर उच्चतम न्यायालय जो उच्च मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, अगर उसने फैसला सुनाया है वो गलत सुनाया है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी संशोधन करके फैसला सुना सकता है दोबारा। याद रखिए, अनुच्छेद 143 के तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ये अधिकार है कि वह वर्त सार्वजनिक और कुल मिला के यह सलाह ले सकता है। 143 में, अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उससे जो है कौन सलाह ले सकता है, तो प्रेसिडेंट ले सकता है। याद रखिए, प्रेसिडेंट ले सकता है सलाह, लेकिन वो जो सलाह ली है, ये यूपीपी से 2007 में प्रश्न पूछा गया था, जो सलाह ली है वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। जैसे कि अनुच्छेद 143 में कहा गया कि जो प्रेसिडेंट होगा वो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे सलाह ले सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होगा कि उसको जो सलाह ली है वो माननी ही होगी, मतलब मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 के तहत ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं निर्णय पुनर्विचार कर सकता है। मतलब कोई फैसला अगर उसने सुना भी दिया है तो उसको ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 में कि वो पुनः ही जो उसको विचार करके पुनः ही फिर से फैसला सुना सकता है, ये कहा गया है जो अनुच्छेद 137 में। आगे बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय की अगर बात करें तो अनुच्छेद 129 जो है, इसके तहत अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय माना गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगर कोई नागरिक है, जो मूल अधिकार 6 बताए गए हैं भारतीय संविधान में, पहले तो 7 थे, जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अब आपने अगर मूल अधिकार वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर जो 6 अधिकार हैं उसमें कोई नागरिक का उल्लंघन होता है मूल अधिकार का, तो सीधे कहाँ जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में उसका सुना जाएगा, क्योंकि वो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताएगा। इसी के तहत जो है 5 प्रकार की रिटें बताएंगे। तो इसमें जो है पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरी रिट परमादेश है, प्रतिषेध है और अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। ये 5 प्रकार की रिटें हैं। अब यहाँ पे अगर आप विस्तार में देखना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो देखिए, मूल अधिकार वाली, वहाँ पे मैंने विस्तार से चर्चा की है। आगे बात करते हैं यूपी से 2006 में और IAS 1993 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है उसमें IPL जो अर्थ पूछा जाता है, IPL का अर्थ ये पूछा गया था, ROARO 2014 में प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछा गया था भारतीय न्यायिक प्रणाली का। तो ये UPROARO 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे ये तो हो गई भारतीय संविधान में जो चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख वगैरह की बात हो गई है। अगर बात करते हैं यहाँ पे करंट में, तो एक पॉइंट ये बन जाता है कि 51 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने, जो मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश वो बने संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी बने, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो पुरानी प्रतिमा थी, मतलब जो न्याय की देवी हैं, उसमें पुरानी प्रतिमा में क्या था, आंखों पे पट्टी थी और हाथ में तलवार थी। तो हाथ में तलवार थी, आंखों पे पट्टी हटा दी गई नई प्रतिमा में, और इंडियन कल्चर के रूप में वो प्रतिमा को जो है निर्माण किया गया है। और आंखों से पट्टी हटाकर जो है उसको हटाकर, और हाथ में जो तलवार थी, तलवार की जगह पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तन किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि जो ध्वज है, जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है, उसमें भी परिवर्तन किया गया। नीले कलर का ध्वज है, कि कौन से कलर का, नीले कलर का ध्वज है। और उसमें क्या क्या बना है, तो उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, फिर अशोक चक्र बना है, फिर अशोक चक्र के बाद जो बना है
सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो किस पर टिकी हुई है, तो भारतीय संविधान की बुक पर टिकी हुई है। और नीचे एक वाक्य लिखा है, एतो धर्मस्य ततो जया, ये वाक्य भी लिखा है। आपने अगर इसकी वीडियो डिटेल में नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से चर्चा की है। और तीसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो एक सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसले आते हैं जो आम नागरिक है वो समझ नहीं पाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक वेब पेज लॉन्च किया है। कौन सा वेब पेज लॉन्च किया है, तो यहाँ पे वेब पेज की बात करें, जो सर्वोच्च न्यायालय का वेब पेज है उसका नाम रखा है लैंडमार्क 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 जजमेंट जजमेंट समरीज। तो ये लैंडमार्क जो जजमेंट समरीज है, ये वेब पेज का ये इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते हैं लोग आम नागरिक समझ नहीं पाता, जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो कानून की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वेब पेज लॉन्च किया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तन की गए हैं। और हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 1971 से जो पहले जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं भारत में बसे हुए हैं, तो उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। और जो 1971 के बाद आए हैं उनमें जो है नहीं दी जाएगी नागरिकता। ये जो है आपने विस्तार से चर्चा की है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो नई परिवर्तन हुए उसमें मैंने चर्चा की है, और यहाँ पे कुछ नई जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो निराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।